हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मूविंग चार्जेस इन एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सवार्ट लॉ। सो लेक्चर 1 में आपने देखा बच्चों कि अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है, इस वायर से अगर आई अमाउंट का करंट जा रहा है तो इस वायर से हम लोग इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग नहीं बता सकते। बायो सवार्ट ने कहा कि पूरे के पूरे वायर की वजह से आपका इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हम लोग नहीं बता सकते बच्चों। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन DL काट लो, यहाँ से एक छोटा सा सेक्शन DL काट लो और इस DL की वजह से इस पॉइंट P पे जो छोटा सा मैग्नीट्यूड बने, मैग्नीट्यूड ऑफ ये बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, वो होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई DL साइन थीटा बाय R स्क्वायर, ये उन्होंने कहा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर लेते हैं, स्ट्रेट वायर लेते हैं, एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर लेते हैं तो इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, इंटीग्रेट करके हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालेंगे। ठीक है, इतना हम लोगों को पता था। और भी कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, इस फॉर्मूला से निकालना है। डायरेक्शन कैसे निकालना है, राइट हैंड रूल यूज कीजिए। देखिए थंब का डायरेक्शन पे करंट, मतलब थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए और हाथ को किधर लेके जाइए, पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट की तरफ लेके जाइए और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। फिंगर्स कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, या अगर मैं वेक्टर फॉर्म का बात करूं तो dB इक्वल टू क्या हो रहा है, dB इक्वल टू बताइए क्या होगा, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू DL क्रॉस R वेक्टर डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये वेक्टर फॉर्म है और यहाँ से पता ये चल रहा है कि इसका डायरेक्शन किससे पता चलेगा, dB का डायरेक्शन अगर पता करना है तो ये क्रॉस DL क्रॉस R से मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर dB DL क्रॉस R से डायरेक्शन मिल रहा है तो dB परपेंडिकुलर होगा DL के और dB परपेंडिकुलर होगा R के। क्लियर है, ये वेक्टर में क्लियर है। अब ये R वेक्टर क्या है बच्चों, इस पॉइंट से जहां से आप एलिमेंटल लेंथ काटे हो, यहां से इस पॉइंट P को अगर एक वेक्टर से मिलाया जाए तो ये है R वेक्टर। DL क्या है बच्चों, DL लेंथ नहीं है, स्मॉल लेंथ नहीं है, ये स्मॉल लेंथ वेक्टर है। ठीक है, स्केलर नहीं है, ये वेक्टर है। अब ये एक वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होना चाहिए, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लेक्चर 1 में। तो डायरेक्शन इसका जो होता है वो करंट के डायरेक्शन के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली DL का डायरेक्शन ये, DL का डायरेक्शन ये और R का डायरेक्शन ये एंगल थीटा। सो DL क्रॉस R, DL क्रॉस R, आप अगर स्क्रू रूल यूज करो तो DL क्रॉस R अंदर की तरफ जा रहा है, DL क्रॉस R। सो क्रॉस प्रोडक्ट से भी पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कैसा डायरेक्शन रखेगा, अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन। आप जानते हो डॉट से हम लोग आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस मतलब इनवर्ड। ठीक है, तो ये सब लेक्चर 1 में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, लेक्चर 2 है ये, और इसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो सवार्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बायो सवार्ट लॉ। और द फर्स्ट एप्लीकेशन इज मैग्नेटिक फील्ड due to a straight finite current carrying wire, ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर ले, ये है, ठीक है, मतलब इतना लेंथ का वायर है और हम लोग एक जनरल केस बनाना चाह रहे हैं बच्चों, तो यहां से हम लोग A डिस्टेंस पे आए, ठीक है, और इस पॉइंट P पे कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड है ये जानने में हम लोग इंटरेस्टेड है बच्चों। किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली हम लोग डायरेक्ट तो निकाल सकेंगे नहीं,
इसलिए इस पॉइंट से हम लोग एल डिस्टेंस पे आके बच्चों, एल डिस्टेंस पे आके यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ डीएल काट लिया और करंट का डायरेक्शन अगर ये है, ठीक है, तो डीएल का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, डीएल का डायरेक्शन भी ऐसे हो जाएगा, डीएल का भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। आर क्या होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं कि इस करंट एलिमेंट से पॉइंट पी को हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि ये डिस्टेंस हम लोगों को गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, मतलब इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए पे जाके पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। किस तरह से निकाले बच्चों, क्या हम लोग यहाँ पे डीबी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू बायो सवार्ट लॉ, डीबी इक्वल टू क्या होगा, देखिए बच्चों ये कितना एंगल है, हमने माना थीटा, ये 90 डिग्री है, आप बता पाओगे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, राइट, ये 90 माइनस थीटा होगा। सो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन, कौन सा एंगल लेते हैं बच्चों, अगर आपको याद हो डीएल और आर के बीच का एंगल लेते हैं, तो ये एंगल लेंगे, राइट, साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों, ये है, सो आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इसे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल है, एक लाइन और लिख सकते हैं, dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन, अच्छा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है बच्चों, देखिए यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, मतलब कि अगर आप एक डीएल यहाँ पे काटना चाहो, ठीक है, तो उसके लिए आर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा आर, और थीटा क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, राइट, मतलब कि थीटा भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है, तो यहाँ पे दो वेरिएबल एक साथ है, राइट, तो ये किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा मैथ्स यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, ज्योमेट्री वगैरह यूज करेंगे, और यहाँ से डीएल को हटा के डी थीटा में लाने का कोशिश करेंगे, और यहाँ से आर को हटा देंगे किसी तरह से। तो एक लॉजिक तो ये है बच्चों, ये ट्राइंगल देखिए, ये ट्राइंगल मैं यहाँ पे बना लूं आपकी सुविधा के लिए, ये आर है, ये ए है, और ये लेंथ कितना है, एल है, और ये थीटा है बच्चों। तो आप मुझे tan थीटा का वैल्यू बता पाओगे बच्चों, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अब थीटा ये है, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटा के साथ जो कनेक्टेड रहता है वो बेस होता है, सो एल बाय ए, राइट। तो यहाँ से आप मुझे बताओ बच्चों कि एल इक्वल टू क्या हो जाए, एल इक्वल टू ए tan थीटा होगा, एल इक्वल टू क्या होगा, ए tan थीटा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में एल को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा डी एल डी थीटा इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है बाहर जाएगा, ये तो ये लेंथ है, ये तो बाहर चल गया, tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, यस सेक स्क्वायर थीटा। सो क्या यहाँ से हम लोगों को डीएल का वैल्यू मिल रहा है बच्चों, बताइए डीएल का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से क्या मिल रहा है, डीएल इक्वल टू ये डी थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी, सो डीएल इक्वल टू डी थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये डीएल का वैल्यू है, हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आर को भी हटाना होगा, आर को कैसे हटाए बच्चों बताइए, क्या हम लोग कॉस थीटा लिखे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों बताइए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सो ए बाय आर होगा। सो यहाँ से बताइए बच्चों कि आर इक्वल टू क्या हो जाए, ए बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से आर इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, राइट, सेक थीटा। यहाँ से तो ये मिला बच्चों कि आर इक्वल टू, देखिए आर इक्वल टू ए सेक थीटा और डीएल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, दोनों को पुट कर देंगे और फाइनली इंटीग्रेट शायद हम लोग कर पाए, ठीक है। तो देखते हैं डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू डीएल के जगह में क्या पुट करेंगे बच्चों, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा पहले से है, डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों, आर स्क्वायर,
आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, ए से ए स्क्वायर का एक कैंसिल हुआ, बचा क्या बच्चों, देखिए dB इक्वल टू मिला हम लोगों को म्यू नॉट बाय 4 पाई और क्या है आई बाय ए कॉस थीटा डी थीटा। क्या ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है? हाँ, ये इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है। क्यों ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है? क्योंकि अब इसमें से वेरिएबल क्या है, थीटा है। अब सोचने वाली बात यह है कि आप थीटा को कहां से कहां तक वेरी करवाओगे जो सच दैट ये पूरा का पूरा वायर कवर हो जाए, ठीक है। जानबूझ के हमने ए को मिड पॉइंट पे नहीं लिया है, ठीक है, अदरवाइज हम लोगों को जस्ट एक ही कंडीशन मिलता, राइट, हम लोगों को जस्ट एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल जाता, इसलिए हम लोगों ने जनरल कंडीशन लिया ताकि हर एक कंडीशन इससे डिराइव कर पाए। सो हमने थोड़ा ऊपर लिया है, ठीक है। अब सोच के देखिए, सबसे पहला डीएल आप यहाँ काटे होगे, ठीक है, तो इसे मिला दे, थीटा का वैल्यू क्या होगा, कुछ ये होगा थीटा का वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला किधर काटोगे, इधर काटोगे, या यूं कहें कि सबसे पहला वैल्यू आप यहाँ काटे होगे, इसे हम लोग phi1 नाम दे रहे हैं, और उसके बाद सबसे लास्ट में नीचे वाला काटे होगे, इसे phi2 नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे, ये बेस लाइन है, ठीक है, इस लाइन से आप एंगल मेजर कर रहे हैं, तो इस लाइन से नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एंगल होगा। सो नेगेटिव phi2 से आप पॉजिटिव phi1 से तक अगर वेरी करा दो, थीटा को अगर नेगेटिव phi2 लो तो ये यहाँ वाला कटेगा, थोड़ा सा इससे कम करोगे तो यहाँ हर एक कवर होने लगेगा, और लास्ट कहाँ पे वेरी कराओगे, पॉजिटिव phi1 पे, मतलब यहाँ पे कट गया। तो ये हर एक डीएल के लिए हम लोगों को मिल जाएगा। सो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, नेगेटिव phi2 से पॉजिटिव phi1 तक। नेगेटिव ऑफ phi2, क्यों नेगेटिव समझ में आ रहा है, ये लाइन से ये नीचे है ये एंगल, तो ये नेगेटिव हो गया, और ऊपर वाला एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव। एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, बताइए, कहां पे लिखे, आप चाहो तो जल्दी से लिख लो, मैं इरेज करूंगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी क्या होगा बच्चों, बी होगा, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और माइनस phi2 से phi1 तक अगर इसे वेरी कराएंगे तो क्या करेंगे, ये वेरी कहां से कहां तक, माइनस phi2 से प्लस phi1 तक। सो पहले phi1 इसे पुट करेंगे, ये आपको पता होगा लिमिट कैसे पुट किया जाता है, एक सेकेंड बच्चों में चेक कर लूं सब आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है। सो आपको पता होगा बच्चों कि हम लोग कैसे पुट करते हैं लिमिट। सो पहले phi1 देंगे तो साइन phi1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन देंगे साइन माइनस phi2 हो जाएगा, इस तरह से लिमिट पुट करेंगे। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को मैथ्स का एक नियम पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाता है, तो यहाँ माइनस phi2 जो है बच्चों ये भी बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा साइन phi1 प्लस साइन phi2, क्लियर है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे साइड पे कर लिए, और ये हम लोगों को पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये क्या मिला, म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन phi1 प्लस साइन phi2, ये मिला बच्चों, ठीक है। इसका मतलब इस वायर में अगर करंट ऐसे जा रहा है तो की पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन phi1 प्लस साइन phi2, ये है, ठीक है। अब इसका अगर डायरेक्शन देखें बच्चों, तो देखिए डायरेक्शन के लिए आप क्या करो, राइट हैंड निकालो, राइट हैंड थंब को क्या करो, करंट के डायरेक्शन में प्लेस कर दो, और थंब अगर करंट का डायरेक्शन बता रहा है, कर्ल और फिंगर क्या बताएगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये किधर है, अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पे इनवर्ड है, बी क्या है, इनवर्ड है, इनवर्ड मतलब क्या,
क्रॉस। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ में आया? लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो, छोटा सा डेरिवेशन था। ठीक है, इतना भी छोटा नहीं था। ओके, इरेज करूं? पॉज करके लिख लीजिए। इरेज करूं? ओके। सो हम लोगों को पता चला बच्चों कि अगर एक फाइनाइट लेंथ का वायर है और इस वायर में अगर करंट ऐसे जा रहा है आई अमाउंट का, तो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग दो तीन टर्म्स को डिफाइन किया है। जैसा कि ए क्या है, φ1 और φ2 को कैसे लेना है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं आपको, बहुत अच्छे से आइडिया रखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ए क्या है, इस वायर से पी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखिएगा। ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसके बाद φ1 और φ2 कैसे लिए हम लोग, तो पहले इस लाइन के रिस्पेक्ट में एंगल लिए। सो φ1 लेने के लिए आप वायर का एक एंड को कनेक्ट किए हैं, ये φ1 है, और दूसरा एंड को कनेक्ट किए, ये क्या है, φ2 है। ठीक है, सो φ1 और φ2 कैसे लेना है बच्चों, वायर का दोनों एंड को कनेक्ट कर देना है इस पॉइंट P से, और ये बेस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वायर के परपेंडिकुलर, ये क्या है, वायर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन से हम लोगों को एंगल मेजर करना है। ठीक है, ऊपर गया φ1 और नीचे इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट किया तो नीचे φ2। ठीक है, सो φ1 एंड φ2 are taken in opposite direction। तो ये पॉइंट याद रखना है बच्चों, φ1 और φ2 को क्या करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, कुछ कंडीशंस देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें न्यूमेरिकल्स कैसा कैसा आ सकता है। ठीक है, जैसे कि एक कंडीशन ये है बच्चों कि अगर ये वायर है और इस वायर के का ये क्या है, एक्सिस है, ये अगर एक्सिस है, एक्सिस पे अगर किसी एक पॉइंट पे पी पे हम लोगों को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या होगा अगर इस पे हाई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है। ये डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ये एक वायर है, ऐसे करंट जा रहा है और इसका ये एक्सिस है। ठीक है, ये इसका क्या है, एक्सिस है। अब ये एक्सिस पे पॉइंट एक लिए पी, इस पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक डीएल कट करेंगे, उसके बाद इस पी पॉइंट से हम लोग दोनों एंड को मिलाते हैं ना, यहाँ से φ1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, φ2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, राइट। और मान लो ए डिस्टेंस कितना है, पहले तो एक छोटा सा डिस्टेंस डीएल से कितना डिस्टेंस है, ये हम लोग मान लिए r। तो यहाँ पे इस छोटे से लेंथ की वजह से पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये देखते हैं। dB इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ μ0/4 I बाय a। अच्छा, ये बेसिक फॉर्मूला जो था आई dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर, पहले बेसिक फॉर्मूला से हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये बायो-सावर्ट लॉ था कि dl लेंथ की वजह से जिसमें करंट आई अमाउंट का बह रहा है, फ्लो कर रहा है, पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कैसे निकालेंगे, μ0/4 I dl साइन थीटा बाय r स्क्वायर। अब देखिए ये साइन थीटा में थीटा किसके बीच का एंगल था, ये r के बीच का एंगल था और l dl वेक्टर के बीच का एंगल था। सो r का डायरेक्शन ये है ऐसे, और dl का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन से पता चलता है। तो करंट ऐसे आ रहा है तो dl का भी डायरेक्शन ये है, तो dl का डायरेक्शन ये है और r का डायरेक्शन भी ये है। दोनों कितना एंगल बना रहा है, थीटा क्या है, 0 डिग्री। और जब यहाँ पे थीटा का जगह 0 डिग्री पुट करेंगे, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, जिसका मतलब dB हम लोगों को क्या मिलेगा, 0। इसका मतलब ये पता चला बच्चों कि वायर अपने इस साइड तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, कैसा मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड। इस साइड भी बनाएगा, कैसा, देखिए हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखे थंब को और फिंगर को कर्ल करें, कैसा, आउटवर्ड। तो इन दोनों जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे मिलेगा, इधर आउटवर्ड, इधर इनवर्ड। ठीक है,
लेकिन इसके एक्सिस पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। आप कोई भी एक पॉइंट एक्सिस का अगर ले रहे हो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे B इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। सो ये पॉइंट आप लिख के रख सकते हैं बच्चों, लिख के रख सकते हैं नोट में। नंबर 1, द मैग्नेटिक फील्ड due to a current carrying wire, due to a current carrying wire, the magnetic field due to a current carrying wire on its axis is 0। मतलब कि एक करंट कैरिंग वायर की वजह से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है? मतलब कि आपका ये अगर करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ऐसे आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके इस एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है? ओके, इरेज करो। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 2, अगर हम लोगों को गिवन हो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर ये एक वायर है और ये यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, ये गया है इंफिनिटी तक ऊपर भी और नीचे भी गया है इंफिनिटी तक, ठीक है, तब इस पे ए डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये पता करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए जानने के लिए ये सोचिए बच्चों कि एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इससे ए डिस्टेंस पे हम लोग φ1 का वैल्यू कैसे लिए थे। φ1 का वैल्यू हम लोग यहाँ कनेक्ट कर दिए थे, राइट। P पॉइंट से हम लोग वायर का दोनों एंड को कनेक्ट किए थे, राइट। P पॉइंट से वायर का दोनों एंड को कनेक्ट किए थे। अब अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब इंफिनिटी तक गया है, तो कनेक्ट करोगे तो लगभग ये कहाँ पे जाके टच करेगा, इंफिनिटी में जाके टच करेगा। इसका मतलब हम लोग मान सकते हैं कि ये टच जहाँ पे करेगा लगभग ये स्ट्रेट हो जाएगा। इंफिनिटी कितना दूर है मुझे तो नहीं पता, राइट, काफी दूर जाके टच करेगा, मतलब ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। इसका मतलब φ1 कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से ये नीचे इसे कहाँ पे टच करेगा, आपको तो टच कराना है ना, φ1 φ2 के लिए वायर का एंड्स को टच कराना पड़ता है इस पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन लेके, ये भी नीचे स्ट्रेट हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए φ1 का वैल्यू होता है, याद रखिएगा, समझ के याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि जस्ट रट ले, 90 डिग्री, और φ2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री। ठीक है, सो एक बार याद करते हैं हम लोग क्या निकाले थे। फाइनाइट लेंथ वाले वायर में ये दोनों कंडीशन पुट कर देते हैं, इनफाइनाइट लेंथ वाले वायर की वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा। सो B इक्वल टू होता है μ0/4 पाई I/A साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, सो ये कितना हो जाएगा, φ1 φ2 का वैल्यू पुट करेंगे तो μ0/4 पाई I/A, φ1 का वैल्यू है साइन 90, φ1 का वैल्यू कितना है 90, प्लस φ2 का भी वैल्यू कितना है 90। ओके, अब साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2। सो B इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा μ0/4 पाई I/A, और यहाँ से कितना आ रहा है 1 प्लस 1 2, सो 2I/A। ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए किसी एक पॉइंट P जो कि A डिस्टेंस पे है। देखिए A डिस्टेंस कैसा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, इतना आता है। ठीक है, अब मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूं, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है,
कौन सा करंट, कौन सा कर्व सही है, ये चार में से कौन सा कर्व सही है, ठीक है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है? बी वर्सेस अगर ए दिया रहा है, बी वर्सेस ए, बी वर्सेस ए, आप बताइए सोच के, बी वर्सेस ए कौन सा सही है? ये सही है, ये सही है, ये सही है, या ये सही है? बताइए कौन सा सही है? सो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ही कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए। जैसे चार्ज से हम लोग दूर जाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था या घटता था? सोच के देखिए, चार्ज से हम लोग जैसे दूर जा रहे हैं E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता था। दैट मीन्स चार्ज से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटता है। उसी तरह से अगर इस वायर से दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा मतलब ये कांस्टेंट है तो ये नहीं होगा, और ये बढ़ रहा है तो ये नहीं होगा, ठीक है। सो हम लोगों को गैस भी करना होगा तो या तो ए को करेंगे या डी को करेंगे, लेकिन हम लोग गैस करें क्यों? हम लोगों को बी का एक्सप्रेशन पता है, बी इक्वल टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए। इसका मतलब ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दिखाई दे रहा है? बी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। और इसका डायग्राम कैसा होता है, या इसका कर्व कैसा होता है? ये। सो कौन सा ऑप्शन सही है? ये, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का ये ग्राफ है, ठीक है। सो इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, ये आपको याद रखना है कि बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय ए होता है फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देखे कि एक्सिस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। सेकंड कंडीशन देखे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। थर्ड कंडीशन देखते हैं फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर। अब देखिए सेमी इनफाइनाइट वायर तो बहुत सारा तरह का हो सकता है, लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके जो सिलेबस में वो कुछ इस तरह का है कि ये अगर ए डिस्टेंस है, ठीक है, और ये पॉइंट पी है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, नीचे कुछ वायर नहीं है, और ऊपर का वायर कहाँ तक गया है? इन्फिनिटी तक। देखिए नीचे का गैप कर दी, ये सेमी इनफाइनाइट है, लेकिन यही अगर डिस्टेंस अगर यहाँ से ले ले तब तो कुछ और बात होगा, लेकिन वो सारा केस आपको नहीं पढ़ना है, आपको ये केस पढ़ना है, ठीक है। और सारे के सारे एग्जाम में बस इसी केस से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब बताइए φ1 का वैल्यू कितना होगा? आप कनेक्ट कर दीजिए, कहाँ पे कनेक्ट होगा? इन्फिनिटी में जाके कनेक्ट होगा, मतलब 90 डिग्री। और φ2 का वैल्यू कितना होगा? सो φ2 के लिए ये एंड तो इन्फिनिटी पे जाके कनेक्ट हो रहा है, मतलब एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ। और ये कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है? जस्ट इसी लाइन पे मिल जा रहा है ना, नीचे कुछ आया नहीं जो हम लोगों को φ2 मिलता, ये इसी लाइन पे है, तो φ2 इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्या सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जिसपे करंट ऑब्वियसली आई फ्लो कर रहा है, हम लोग बी का वैल्यू निकाल ले? बी इक्वल टू इन जनरल क्या होता है, किसी भी वायर में ये यूज कर सकते, ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है, राइट। अब बताइए यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं ना वैल्यूज φ1 और φ2 का। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 का वैल्यू साइन 90 हो गया, φ1 का वैल्यू हमने पुट किया 90, और प्लस φ2 का वैल्यू कितना है? 0 है, तो साइन 0 0 हो गया, ये 1 हो गया, 1 इंटू इतना इतना ही हो जाएगा। तो बी फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। क्लियर है? क्लियर है? सो हम लोग एक बार में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखते हैं। लिखना चाहो तो जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। ओके, इरेज कर दे। सो आज के लेक्चर में हमने जो सीखा वो क्या है कि फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, किसी भी वायर में ये एप्लीकेबल है। आप क्या करोगे? B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। ये फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए, ठीक है।
और उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हमने देखा बी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई ए। उसके बाद सेमी इनफाइनाइट के लिए, सेमी इंफिनिटी के लिए या सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई ए। ये 4 फॉर्मूला आप लोगों ने आज के क्लास में सीखा, ठीक है। आई होप चारों का डेरिवेशन बहुत ही क्लियर है आपको। बस ये याद रखना, आप अगर ये एंगल मेजर कर रहे हो, ठीक है, ये एंगल मेजर कर रहे हो तो ये लेंथ थोड़ा बढ़ता जाए तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, ये और ऊपर जाए तो ये और ऊपर जाएगा। ये मैक्सिमम कितना जा सकता है? स्ट्रेट ही तो हो सकता है, तभी तो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा, या यूं कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो इनफाइनाइट वायर के लिए φ1 φ2 क्या होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये क्लियर है? ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाए, एक फाइनाइट वायर है, ठीक है, इस वायर से एक फाइनाइट लेंथ का वायर है, इस वायर से अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट को, इस P पॉइंट पे B का वैल्यू कितना है ये बताइए, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और ये एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। तो किस तरह से आप बताओगे? आप लिखोगे B इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये फॉर्मूला है हम लोगों का फाइनाइट लेंथ वायर के लिए। अब बताइए म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 to the power -7, i का वैल्यू 2 एम्पियर, a का वैल्यू 2 मीटर, साइन φ1 मतलब साइन 60 प्लस साइन φ2 मतलब φ2 यहाँ 30 डिग्री है, साइन 30। इसे आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा 2 to कैंसिल 10 to the power -7, साइन 60 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 कितना होता है? 1/2, राइट। सो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 to the power -7 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे बच्चों? डायरेक्शन देखिए, थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और P पॉइंट पे फिंगर को कर्ल करेंगे, ये अंदर की तरफ जा रहा है। सो इसका डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? इनवर्ट क्रॉस। तो ये तो एकदम हलवा सवाल था, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना था। एक अलग टाइप का सवाल देखते हैं। ओके बच्चों, बताइए ये अगर एक स्क्वायर है और इस पे करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो एकदम मिड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर करंट मान लो I जा रहा है और स्क्वायर का लेंथ कितना है? A है, ठीक है। सो क्या करेंगे बच्चों? इसको 4 अलग अलग वायर मान ले, ठीक है। 4 अलग अलग वायर के लिए हम लोगों को क्या करना है? P पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले इस वायर के लिए हम लोग देखते हैं, इस वायर के लिए जितना होगा मेरे ख्याल से उतना ही आना चाहिए चारों वायर के लिए। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो सबको ऐड कर देंगे। तो पहले क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑब्वियसली P पॉइंट से हम लोग एंगल जानने के लिए क्या कनेक्ट करते हैं? दोनों एंड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये डिस्टेंस A है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये A है। अब देखिए ये डिस्टेंस अगर टोटल A है तो ये कितना होगा? A/2 होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला में A नहीं लिखना है, ये डिस्टेंस कितना है? A/2 है। अगेन ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना होगा? ये भी 45 होगा, ये भी कितना होगा? 45 होगा। क्लियर है? क्योंकि ये एकदम मिड पॉइंट से निकलेगा, टोटल 90 है तो हाफ कितना होगा? 45। ये 45, ये 90 तो ये भी 45, उसी तरह से ये 90, ये 45 तो ये भी 45। सो P पॉइंट पे B1, इसे फर्स्ट वायर मानते हैं। सो B1 का डायरेक्शन क्या होगा बताइए? P पॉइंट पे B1 का डायरेक्शन क्या होगा? सो B1 का डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड पहले निकालते हैं। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई, I कितना है? I ही है, बाय A कितना लेंगे? A ये पूरा साइड का लेंथ है, हम लोगों को ये लेंथ चाहिए, तो A/2 साइन φ1 का वैल्यू कितना है? 45 प्लस φ2 का वैल्यू कितना है? अगेन 45, तो साइन 45 प्लस साइन 45, इसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। सो B1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये 2 ऊपर जाएगा, 2i/8
साइन 45 होता है 1/√2, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 कितना होता है 2/√2, इसे √2 कह सकते हैं। सो 2√2 आई हो गया, ये B1 का वैल्यू है। मेरे ख्याल से बच्चों की इस वायर की वजह से भी जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस भी a/2 है और सेम एंगल बनेगा, ये भी 45 ये भी 45। इस वायर के लिए भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब B2 बराबर होगा B3 भी बराबर होगा और ये B4 के बराबर। मैग्नीट्यूड सबका सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखते हैं, अगर डायरेक्शन सबका सेम है तो सिंपली ऐड कर देंगे। सो इसके लिए डायरेक्शन P पॉइंट पे कैसा होगा बच्चों? राइट हैंड लो, P पॉइंट पे आउटवर्ड। इसके लिए कैसा होगा? राइट हैंड लो, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, P पॉइंट पे आउटवर्ड। इसके लिए कैसा होगा बच्चों? राइट हैंड लिए, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखिए, P पॉइंट पे आउटवर्ड। और इसके लिए कैसा होगा बच्चों? करके देखो, ये थंब का डायरेक्शन और P पॉइंट पे आउटवर्ड, मतलब कि सब का सब क्या है? आउटवर्ड है। दिखाई दे रहा है? मतलब B1 क्या है? आउटवर्ड है। B2 क्या है? आउटवर्ड है। ये भी आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है। जब ये चारों आउटवर्ड है तो चारों ऐड हो जाएगा, B नेट इक्वल टू इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, 4 बार ऐड करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू B1 लिख सकते हैं, राइट? B1 प्लस B1 प्लस B1 प्लस B1, 4B1 हो जाएगा। तो B नेट कितना होगा? B नेट हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई e√2i बाई a, ठीक है? ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? आउटवर्ड, ठीक है? देख लेता हूं मैं, सब आ रहा है? ओके, एक और सवाल करते हैं बच्चों, नहीं लिखे तो जल्दी से बैक करके पॉज करके लिख लीजिए। ओके, मान लो एक वायर ऐसे है बच्चों और एक वायर ऐसे है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर है। इसका मतलब क्या कि ये इंफिनिटी से आ रहा है और ये इंफिनिटी को जा रहा है, ठीक है? लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखिए, ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये भी एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, ठीक है? इस पॉइंट से बच्चों लेट सपोज, और इसमें कितना करंट जा रहा है? 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। इस पॉइंट से मान लो 2 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट पे B का वैल्यू आपको बताना है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा बच्चों? ये कैसे पता करें? सो सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए B का वैल्यू होता है, B फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर कितना होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A, राइट? ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इसके लिए इतना और इसके लिए इतना, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें तीनों पॉइंट याद रखना होगा। पहला पॉइंट मैंने एक्सिस के लिए बताया, एक्सिस वाले पॉइंट के लिए, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट वायर के लिए बताया और तीसरा पॉइंट सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए बताया, राइट? सो इसमें एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा और सेमी इनफाइनाइट। देखिए, ये वायर के लिए जिसमें 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, इस वायर के लिए क्या ये P पॉइंट, इस वायर के रिस्पेक्ट में P पॉइंट क्या एक्सियल पॉइंट है, राइट? अगर इसे मैं 1 दूं, इसे 2 दूं, तो B नेट वेक्टर फॉर्म में B1 प्लस B2 होगा, राइट? लेकिन ये सेकेंड वायर के लिए ये P पॉइंट क्या है? एक्सियल पॉइंट है, तो ये क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब B नेट क्या होगा? B1 के बराबर होगा, राइट? B नेट क्या होगा? B1 के बराबर होगा। अब B1 क्या है बताइए बच्चों? हम लोगों के पास फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I का वैल्यू कितना है? 10 बाई A का वैल्यू कितना है? देखिए, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2। सो ये हो गया 5। सो 5 इंटू म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। और इसका डायरेक्शन कैसा होगा बच्चों? देखिए, राइट हैंड को लेना है, राइट हैंड थंब को रखना है करंट के डायरेक्शन में और फिंगर्स को यहाँ पे P पॉइंट को दिखाते हुए कर्ल करना है। क्या ये इनसाइड जा रहा है? सो ये हो जाएगा इनसाइड। सो इस तरह से आप और भी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।